दोस्तों दिक्कत ये हो गई कि मैंने आज का दिन चुना था नरेशन के लिए और मुझे लगा था लेक व्यू का रेस्टोरेंट बुक करके और आप लोगों को नरेट करके और आज सारे नरेशन करूँगा, लेकिन लाइट की थोड़ी कमी हो गई। हालांकि मैंने सारे वीडियोस बना लिए हैं दोस्तों और अब बस पोस्ट करना बाकी है। शुरू करते हैं उदयपुर का हिस्ट्री सिटी पैलेस से। सिटी पैलेस उदयपुर केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट आकर्षणों में और सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला पैलेस में से एक है। सिटी पैलेस उदयपुर का मुख्य आकर्षण है और हर साल यहाँ लाखों के संख्या में देश और विदेश से टूरिस्ट आते रहते हैं। सिटी पैलेस उदयपुर मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजपूत राजाओं द्वारा राजस्थान के उदयपुर शहर में 16वीं शताब्दी में बनवाया गया एक महल है, जिसका निर्माण कार्य सिसोदिया शासकों की 22 पीढ़ियों द्वारा लगभग 400 सालों में पूरा हुआ है। सिटी पैलेस उदयपुर में समय समय पर अलग अलग राजा निर्माण कार्य कराते रहे थे। आज जो सिटी पैलेस के नाम से प्रसिद्ध महल है, उसका आकार एक शिप यानी कि पानी के जहाज की तरह है। सिटी पैलेस उदयपुर भारत का दूसरा सबसे बड़ा महल है। मैसूर महल एरिया में सिटी पैलेस से बड़ा है और वर्तमान में देश का सबसे बड़ा पैलेस है। सिटी पैलेस के बारे में जानने से पहले इसके पहले के सिसोदिया वंश के बारे में जान लेना महत्वपूर्ण है। हम सभी पन्नाधाय के बारे में पढ़ा और सुना है। पन्नाधाय इसी सिसोदिया वंश के महाराणा उदय सिंह की धाय माँ थी। चित्तौड़गढ़ में जब सिसोदिया वंश अंदरूनी संघर्ष से गुजर रहा था, तब पन्नाधाय ने राजकुमार उदय सिंह के जीवन की रक्षा अपने बेटे चंदन को खोकर की थी। सिटी पैलेस के गेट पर ही अंदर जाने के लिए टिकट खरीद सकते हैं। सिटी पैलेस उदयपुर सप्ताह के 7 दिन सुबह 9:30 से शाम के 5:30 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। जब उदय सिंह को कुंभलगढ़ भेज दिया गया, बाद में उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ वापस ले लिया और शासन करने लगे। महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के 12वें शासक थे। बार बार होने वाले मुगलों के आक्रमण से परेशान होकर महाराणा उदय सिंह अपनी एक नई राजधानी बनाना चाहते थे। सिटी पैलेस उदयपुर को राणा उदय सिंह द्वितीय ने बनवाना शुरू किया था। राणा उदय सिंह चित्तौड़गढ़ से अलग अपनी एक नई राजधानी बनाना चाहते थे। सन 1559 में राणा यहाँ शिकार करने के लिए आए और अभी जहाँ सिटी पैलेस का गेट है, उसी जगह पर उन्होंने एक खरगोश का शिकार किया। इस जगह को शुभ मानकर राणा ने यहाँ एक पत्थर गाड़ दिया। वहीं पास में पहाड़ी पर तपस्या कर रहे गोस्वामी प्रेमगिरी ने कहकर राणा के इस जगह को अपनी राजधानी बनाया और महल के निर्माण का काम शुरू कराया। यह जगह सिटी पैलेस में त्रिपोलिया गेट के अंदर जाने के बाद मानक चौक में है। इसे भैरव स्थान कहा जाता है। राज आंगन यहाँ बनाया जाने वाला सबसे पहला भवन है। राणा उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप ने भी इस महल में नए भवनों का निर्माण कराया। पैलेस के अंदर शीश महल का निर्माण महाराणा प्रताप द्वारा अपनी पत्नी के लिए कराया गया था। उनके बाद भी समय समय पर अलग अलग राजाओं ने यहाँ निर्माण करवाया। मुगलों के लगातार आक्रमणों के चलते अधिकतर राजाओं का समय युद्धों में बीता और इसी के चलते सिटी पैलेस उदयपुर एक बार में नहीं बल्कि अलग अलग समय पर 400 साल में अपने वर्तमान रूप में बनकर तैयार हुआ। मेवाड़ के राजाओं की 22 पीढ़ियों ने इस पैलेस का निर्माण कार्य कराया है। भारत के स्वतंत्र होने पर मेवाड़ रियासत का विलय हो गया, लेकिन सिटी पैलेस मेवाड़ के राजा के पास ही रहा। वर्तमान में सिटी पैलेस के एक बड़े भाग में म्यूजियम है। पैलेस के कुछ भागों को होटल में बदल दिया गया है। पैलेस के एक भाग में राज परिवार रहता है। पिछोला लेक के किनारे पर बना सिटी पैलेस उदयपुर आने वाले टूरिस्ट के लिए एक खास आकर्षण है और वर्ष भर यहाँ आने वालों का तांता लगा रहता है। पैलेस में झरोकों से उदयपुर शहर अलग अलग रंगों में दूर दूर तक देखा जा सकता है। पैलेस में पुराने राजपूताना आर्किटेक्चर के तो दर्शन होते ही है, साथ ही 19वीं शताब्दी में इस्तेमाल होने वाले कांच और पत्थर भी दिखते हैं। पैलेस के अलग अलग कक्ष अलग अलग राजाओं के शासन के दौरान बनवाए गए हैं। पैलेस के अंदर चीन से आए पत्थर, बेल्जियम के कांच और इटली से केरोसिन तेल से चलने वाले पंखे भी हैं। त्रिपोलिया गेट के आगे है मानक चौक। मानक चौक एक बड़ा खुला हुआ एरिया है जिसे मेवाड़ के शासक अपना
आम जनता के लिए दरबार लगाते थे। मानक चौक में ही दशहरा मनाया जाता था और राजा अपने दरबारियों के साथ जनता के उत्सव में शामिल होते थे। इसी चौक में मनोरंजन के लिए हाथियों की लड़ाई के खेल हुआ करते थे। हाथी एक दूसरे को सूंड से अपनी तरफ खींचते थे, जैसे कि टग ऑफ वॉर में होता है। हाथियों के बीच एक दीवार होती थी। जो हाथी दीवार को पहले छू लेता था वो हार जाता था। जीतने वाले हाथी को खास सत्कार किया जाता था और उसके बैठने की जगह बहुत खास होती थी। इस मुकाबले में जीतने वाले हाथियों को युद्ध के लिए तैयार किया जाता था। तोरण पोल सिटी पैलेस का एक मुख्य पोल है जिससे होकर पैलेस के अंदर जा सकते हैं। इस पोल से अंदर जाने पर घुसते ही गणेश और लक्ष्मी की 400 साल पुरानी मूर्तियां दिखाई देती है। इसे गणेश चौखट कहा जाता है। गणेश चौखट के बाद महाराणा प्रताप कक्ष आता है। इस कक्ष में महाराणा प्रताप के इस्तेमाल में आए हुए कवच, भाले, तलवार पर्यटकों के देखने के लिए रखे गए हैं। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के लोहे के कवच, उनके भाले और तलवार का कुल वजन 35 किलो था। यहीं पर महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध सोने का भाला भी रखा हुआ है। इसी कक्ष के बाहर हल्दी घाटी के कुछ पेंटिंग्स भी दिखते हैं। महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच के युद्ध को इस पेंटिंग में दिखाया गया है। राजपूत राजाओं के पास हाथी कम होते थे, जबकि मुगलों के सेना में हाथी ज्यादा होते थे। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अपने घोड़े चेतक को छोटे हाथी का मुखौटा पहनाकर लड़ाई में उतारा था। कहा जाता है इससे युद्ध में हाथी उसे हाथी का छोटा बच्चा समझकर उस पर आक्रमण नहीं कर रहे थे। राज आंगन सिटी पैलेस में बनने वाला सबसे पहला भवन है। इस भवन में राजाओं के राज तिलक किए जाते थे। यहाँ एक छोटा टब है जिसे संगमरमर के एक ही टुकड़े से बनाया गया है। इसी टब में राजा के राज तिलक की समय 1 लाख चांदी के सिक्के भरे जाते थे और राज तिलक के बाद उनमें से 1/4 चांदी के सिक्के जनता में बांट दिए जाते थे। इस टब को लकटू भी कहा जाता है। बाकी चांदी के सिक्के को राज्य के कामों में लगाया जाता था। कृष्ण विलास राजकुमारी कृष्णा को समर्पित है, जो कि महाराणा भीम सिंह की बेटी थी। सिटी पैलेस के इस कक्ष में पेंटिंग का संग्रह है। इन पेंटिंग्स में राज परिवार के पारंपरिक विधानों को दिखाया गया है। अमर विलास महाराणा प्रताप के बेटे और उनके उत्तराधिकारी राणा अमर सिंह ने बनवाया था। अमर विलास और बाड़ी महल आमने सामने है। बाड़ी एक मेवाड़ी शब्द है जिसका मतलब होता है जंगल। यह महल के सबसे ऊंचे लेवल पर है, जहां एक छोटा स्विमिंग पूल जैसा बनवाया गया है। यहाँ इतनी ऊंचाई पर पेड़ पौधे भी है। इसकी खास बात यह है कि अमर विलास पहाड़ के सबसे ऊंचे हिस्से पर बना है। इसके लिए पहाड़ को काटा नहीं, उसी के ऊपर भवन बनाया गया। यहाँ पर राणा होली का त्योहार मनाते थे। बाड़ी महल के कुल 104 संगमरमर के खंबे हैं जिन पर सुंदर नक्काशी की गई है। ये सारे खंबे बिना संगमरमर के टुकड़े को जोड़े यानी एक ही पत्थर से बनाए गए हैं। अमर विलास और बाड़ी महल के उदयपुर शहर सुंदर नज़ारा सा दिखता है। यहीं साथ में एक कक्ष में उस समय के डाकिये यानी कबूतरों को रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पिंजरे भी बने हुए हैं। शीश महल को महाराणा प्रताप ने अपनी पहली रानी अजबदे के लिए बनवाया था। ये पूरा कक्ष कांच से बना है और इसमें पेंटिंग के लिए नेचुरल रंगों का इस्तेमाल हुआ है। इसे दर्पण महल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक भव्य और रंगों से भरा हुआ कक्ष है। इस कक्ष में पैलेस फोटोग्राफी करना मना है। इसके दरवाजे हाथी दांत से बने हुए हैं। ब्लू कलर से पेंट किया भीम विलास एक बहुत ही सुंदर कक्ष है। इसे राजा भीम सिंह ने बनवाया था। राजा भीम सिंह का शासनकाल मेवाड़ के राजाओं में सबसे लंबा रहा है। इस कक्ष में देखने के लिए खिड़कियां हैं जहां से रानियां बाहर होने वाले उत्सवों को देखा करती थी।
महाराणा भूपाल सिंह ने रियासत को भारत में विलय कराया। महाराजा भूपाल सिंह पहले राजा थे जिन्होंने अपनी रियासत का 1948 में भारत में विलय कराया। महाराजा को राजस्थान की सभी रियासतों के राजा का प्रमुख बनाया गया और उन्होंने अन्य राजाओं के लिए भी विलय की प्रक्रिया में भारत सरकार की मदद की। महाराणा भूपाल सिंह के कक्ष में एक लिफ्ट है जो अभी भी इस्तेमाल की जाती है। यह लिफ्ट इस कक्ष में 1940 में बनवाई गई थी। कहा जाता है कि यह भारत में इस्तेमाल हुई सबसे पहली लिफ्ट है। मोर चौक को राणा करण सिंह ने बनवाया था और उसमें कांच का काम बाद में राणा सज्जन सिंह ने करवाया था। यह एक दीवाने खास था। मोर चौक को पैलेस का सबसे सुंदर चौक माना जाता है। इस चौक में 5 मोर बनाए गए हैं और हर एक मोर को बनाने में 5000 से ज़्यादा कांच के रंग बिरंगे टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। सिटी पैलेस के इस चौक में महाराजा अपने मंत्रियों के साथ सभा करते थे और यहाँ मंत्रियों के साथ उत्सव भी मनाया जाता था। राजा और दरबारियों के मनोरंजन के लिए मोर चौक में नाच गाने का कार्यक्रम भी रखा जाता था। मोती महल कांच और दर्पण से सजा हुआ एक कक्ष है। इसे महाराजा करण सिंह ने बनवाया था। इस महल के झरोखों से उदयपुर का सुंदर नजारा देखा जा सकता है। पैलेस के इस भाग में महाराजा करण सिंह रहा करते थे। सिटी पैलेस उदयपुर में एक खास कुर्सी रखी हुई है जिससे जुड़ी एक कहानी है। जब ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज 5वें ने दिल्ली में दरबार आयोजित किया तो उससे भारत के सभी रियासतों के राजाओं को भी बुलवाया। इस दरबार में उस समय के मेवाड़ के राजा फतेह सिंह ने शामिल होने से इनकार कर दिया और इसलिए उस सभा में उनकी कुर्सी खाली रखी गई। यह कुर्सी मेवाड़ के सम्मान के प्रतीक स्वरूप बाद में राजा फतेह सिंह को उपहार दे दी गई। साथ ही 2 ब्रिटिश घोड़े, एक स्पट और रेड लैड भी उन्हें उपहार दिए गए। सिटी पैलेस उदयपुर म्यूजियम में राज परिवार के इस्तेमाल में आए हुए चांदी के बर्तन, हथियार, छड़ी, घोड़ों के सजावट, पालकी और बगिया, राजा और राजकुमारों के कपड़े और शाल आदि को दिखाया गया है। इस संग्रहालय में उन मूर्तियों को भी रखा गया है जिन्हें समय समय पर आक्रांताओं के छत विक्षत किया था। इसके अलावा वर्तमान राजा और उनके परिवार के फोटो भी इस म्यूजियम में देखने के लिए रखे गए हैं। महाराजा सज्जन सिंह ने अपने सन 1874 में उदयपुर में पहली विशेष लाइब्रेरी बनवाई और कवि श्यामल दास ने वाणी विलास कक्ष में बैठकर मेवाड़ का इतिहास लिखना शुरू किया था। दरबार हॉल सिटी पैलेस उदयपुर का नया भाग है। इसे 1909 में बनवाया गया। दरबार हॉल को पहले मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता था क्योंकि इसकी नींव उस समय के भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो ने रखी थी। दरबार हॉल में मेवाड़ के शासकों से संबंधित चीजों और उनकी पेंटिंग्स को दिखाया गया है। इसी हॉल में प्रसिद्ध क्रिस्टल गैलरी है जो दुनिया में सबसे बड़ी क्रिस्टल गैलरी है। फतेह प्रकाश पैलेस को अब एक होटल में बदल दिया गया है। यह होटल अक्सर सेलिब्रिटीज की शादियों में इस्तेमाल होता है। सिटी पैलेस उदयपुर अक्सर फिल्मों में ही देखा जा सकता है। प्रसिद्ध गाना घूंघट की आड़ में दिलबर का इसी पैलेस में शूट हुआ है। कुछ साल पहले प्रेम रतन धन पायो फिल्म में भी एक गाना और फिल्म के कुछ भाग इसी पैलेस में शूट हुए हैं।
बॉलीवुड फिल्मों के अलावा बड़े बिजनेस ऑनर्स की शादियों में भी पैलेस की कुछ भाग रेंट पर लिए जाते हैं। बॉलीवुड के बाहर कुछ हॉलीवुड फिल्म जैसे कि जेम्स बॉन्ड सीरीज और फिल्मों की शूटिंग भी सिटी पैलेस उदयपुर में ही हुई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को सिटी पैलेस का हिस्ट्री पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं और हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के और अकबर के सियासत में से लड़ रहे उनके सेनापति मान सिंह की लड़ाई को जानते हैं और देखते हैं हल्दी घाटी का असल सत्य, जो शायद आपको बुक में ना मिले लेकिन मेरे ब्लॉग में मिलेगा, क्योंकि मैं वहाँ म्यूज़ियम में जाकर और सारे रिकॉर्डिंग किया हूँ और सारे परमिशन ऑफिशियल थे मेरे। मैंने ऑफिशियल परमिशन लेके सारी रिकॉर्डिंग की और उसके बाद आप लोगों तक जितने भी बात पहुंचा रहा हूं वो सारे ऑथेंटिक है, सारे ऑथेंटिक लिंक से पहुंचा रहा हूं। दो पहाड़ों के बीच की संकरी जगह को दर्रा कहा जाता है। हल्दी घाटी का दर्रा अरावली की पहाड़ियों के बीच में बना छोटा रास्ता है जिसकी मिट्टी हल्दी जैसी पीली है। इसी दर्रे और इसके आसपास के जंगलों में रहकर मेवाड़ की सेना ने मुगलों को कई बार सामना किया है। इतिहास के पन्नों में हल्दी घाटी और महाराणा प्रताप का नाम हमेशा एक साथ ही लिया जाता है। हल्दी घाटी का ऐतिहासिक महत्व तो है ही, वर्तमान में हल्दी घाटी एक प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस भी है। हल्दी घाटी गुलाब की खेती और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध दर्रा अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे खमनौर और बलीचा गांव के बीच है। हल्दी घाटी के पीली मिट्टी देखने में एकदम हल्दी जैसे रंग की है और इसी वजह से इस घाटी को हल्दी घाटी कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध राजपूती इतिहास और भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्ध रहा है। आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का सही अर्थ समझाने वाला हल्दी घाटी युद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह और मुगल बादशाह अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। उदयपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित हल्दी घाटी का दर्रा इतिहास का गवाह है। मेवाड़ पर कई असफल आक्रमण करने के बाद जून 18, 1576 को अकबर ने जयपुर के राजा मानसिंह के नेतृत्व में अपने 20,000 सैनिकों की फौज महाराणा प्रताप को सामना करने के लिए भेजा। महाराणा प्रताप की सेना में राजपूत लड़ाकों के अलावा जंगल के भील आदिवासी और उनके मित्र राज्यों के प्रतिनिधि थे। महाराणा की सेना अकबर की बड़ी फौज की संख्या में बहुत ही कम थी। कहा जाता है कि महाराणा के सेना में केवल 3500 कुल संख्या थी। राणा के सेना ने मुगलों को पीछे धकेल दिया और उन्हें रक्ततलाई तक ले आई। रक्ततलाई में 6 घंटे का भयंकर युद्ध हुआ जो कि महाभारत जैसा ही था। 6 घंटे के युद्ध के बाद दोनों तरफ से बहुत से सैनिक मारे गए। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगलों में रह रहकर गुरिल्ला पद्धति से मुगलों से युद्ध करते थे। वो जंगलों में रहे और अपने सेना को मजबूत करते रहे। महाराणा प्रताप के जीवन भरे युद्ध में उन्होंने अपना लगभग सारा राज्य वापस जीत लिया। 1597 में महाराणा प्रताप ने चांडम में अपनी अंतिम सांस ली। हल्दी घाटी दर्रे से चेतक के समाधि के रास्ते में महाराणा प्रताप की एक गुफा है। युद्ध से पहले युद्ध की रणनीति तैयार करने और उसके बाद भी इस गुफा को हथियार सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था। यह गुफा बाहर से देखने पर एक छोटी सी गुफा लगती है, लेकिन इसके अंदर जाने पर आप देख सकते हैं कि यह गुफा काफी बड़ी है। इसके अंदर एक रसोई घर, एक देवी मंदिर और घोड़ों को बांधने की जगह भी है। गुफा के पीछे पानी की एक धारा हमेशा बहती रहती है। गुफा के अंदर से एक गुप्त सुरंग निकलती है जो एक तरफ चित्तौड़गढ़ और दूसरी तरफ एक लिंग जी मंदिर तक जाती है। अभी ये सुरंग सुरक्षा कारणों से बंद है। इसे रण मुक्तेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। रणबीच चौकरी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की समाधि महाराणा प्रताप की गुफा से कुछ ही दूरी पर है। चेतक की मृत्यु के बाद उसे इसी जगह पर लाया गया था। चेतक के समाधि पर एक छतरी बनी है और साथ में एक शिलालेख है। चेतक के समाधि एक पुराने शिव मंदिर के साथ में बनी हुई है। यह मंदिर लगभग 800 साल पुराना है। यह पुराना शिव मंदिर मुगलों के आक्रमण का साक्षी रहा है। शिव मंदिर के बाहर बैठे नंदी की खंडित मूर्ति भी इसी बात को दोहराती है।
हल्दी घाटी से थोड़ी ही दूरी पर एक हल्दी घाटी म्यूजियम भी है। हल्दी घाटी म्यूजियम एक प्राइवेट म्यूजियम है जो इसके फाउंडर मोहनलाल श्रीमाली के पैशन का स्वरूप है। ये म्यूजियम महाराणा प्रताप के जीवन और हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में पूरी जानकारी देता है। म्यूजियम में बने स्टैचू हल्दी घाटी के युद्ध की अलग अलग घटनाओं को दिखाते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा ने अपने घोड़े चेतक को हाथी का मास्क पहनाया था, जिससे युद्ध में दुश्मन के हाथी उसे छोटा हाथी का बच्चा समझ उस पर हमला न करे। राजपूती सेनाओं में हाथी कम होते थे और अक्सर युद्ध में घोड़ों को इस तरह से युद्ध के लिए तैयार किया जाता था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक हाथी पर बैठे अकबर के सेनापति मानसिंह तक पहुंच गया और तब महाराणा ने उस पर वार किया। युद्ध के इस पल में हाथी के सूंड में बंधे तलवार से चेतक का पैर कट गया। इसके बाद महाराणा के सेनापति ने महाराणा को युद्ध से बाहर भेजा और उनकी जगह ली। महाराणा प्रताप के जीवन और युद्ध की एक छोटी फिल्म यहाँ दिखाई जाती है। इस फिल्म को देखने के बाद टूरिस्ट एक लाइट एंड साउंड शो देखते हुए म्यूजियम के बाकी जगहों को देखते हैं। यहाँ महाराणा उदय सिंह और पन्ना धाय की कहानी, महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी युद्ध के बाद के जीवन और उसकी घटनाएं लाइट साउंड के शो के जरिए दिखाई जाती है। इस शो का टिकट 120 रुपए पर पर्सन है और 3 साल से 10 साल के बच्चों के लिए 60 रुपए और 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क है। सो दोस्तों, मैंने अपने जितने भी थ्योरेटिकल नॉलेज थे वो सारे आप तक पहुंचा दिए। अब आइए चलते हैं और देखते हैं इस म्यूजियम का वो शो जो ऐतिहासिक हल्दी घाटी के युद्ध पर बना है। महाराणा प्रताप का जन्म पाली जिले के अखेराज सोनगरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कंवर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को चित्तौड़गढ़ में हुआ। बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोगुंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हराबल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हराबल सैन्य दलों का नेतृत्व राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई, घोड़ों की टापों, हाथियों की चंगारों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह
हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर इन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। ये दृश्य चूड़िया गांव का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी, तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कृपया अब आप सब आगे की तरफ देखिए। ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते, तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं
अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहां से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। इस शेरपुर गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कर आओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। चित्तौड़गढ़ का दृश्य देखा। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा, तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले।
ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। सुनना है सभी को, ये सभी महाराणा प्रताप के मित्र और मेवाड़ की अलग अलग क्षेत्र के सेनापति, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्धों में महाराणा प्रताप का सहयोग किया और अपने प्राणों का बलिदान किया। इसी के साथ संग्रहालय आपका समाप्त होता है। तो आपको कैसा लगा यह गन्ने का जूस? बहुत बढ़िया। जो हम लोग पीते हैं वो नए अंदाज का पीते हैं, न्यू टेक्निक के साथ। ये प्राचीन चरखी है जो आज हम लोग नए जमाने के लोग प्राचीन चीजों को देख रहे हैं। जो 18 जून 1576 को लड़ाई हुआ था और उसके बाद यहाँ पे चेतक यहीं पे घायल हुआ था और एक दिन का लड़ाई था और उसके बाद चेतक वहाँ पे अपना प्राण का आहुति दे दिया था। और मेरे साथ दूसरा ब्लॉगर गब्बर बैरागी। लाइक करें या ना करें, मेरे ब्लॉग को जरूर लाइक करें। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो इस वक्त मेरे हाथ में जो कैमरा है, ये शौर्या फेक स्नैपशॉट नहीं, शौर्या स्नैपशॉट वाले सृजन शौर्या का कैमरा है। तो उनकी पूरी विरासत मेरे हाथ में है इस वक्त। और मैं अभी चाहूँ और मेरे मन में अगर कोई चोर होगा तो मैं पूरा का पूरा चैनल बंद करा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं दोस्तों। मैं काफ़ी अच्छा इंसान हूँ। बस आप लोगों से एक ही दरख्वास्त है कि जैसे उनके सब्सक्राइबर्स और आप लोग उनके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हो, मेरे ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करोगे। धन्यवाद। नहीं तो इस कैमरा का हालांकि किस हिस्ट्री पे भरोसा करें हम लोग? उन यूरोपियंस की हिस्ट्री पे, जिसे हम लोग यूरो सेंट्रिक हिस्ट्री बोलते हैं, जिन्होंने हम पर 200 साल राज किया, या फिर भारतीयों की हिस्ट्री पे जो कि सच्चाई बोलता है, जो यहाँ के लोक कथा और यहाँ के लोग बोलेंगे आपको, उदयपुर के, भारत के, अपने हिंदुस्तान के। हालांकि हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत पर्सपेक्टिव होती है। हो सकता है कि लोक कथा लिखने वाले लोग थोड़ा ग्लोरीफाई करें, लेकिन इतना तो ज़रूर पता है कि एक भारत के बारे में एक भारतीय जो लिखेगा वो कोई यूरोपियन नहीं लिख सकता। लेकिन मैंने जो भी बातें कही है वो सारे बातें कहीं ना कहीं एक ऑथेंटिक लिंक से मैंने बात किया। हालांकि मैं अपना कोशिश करता हूँ कि जितने भी हिस्ट्री की बातें करूँ वो एक ऑथेंटिकली यूज़ करूँ, और जो लोक कथा के लोग मुझे बताते हैं वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस की कहानी। राजस्थान की धरती वीरों की रही है। यहाँ पर समय के साथ साथ एक से बढ़कर एक महावीर पैदा हुए थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस प्यारी मिट्टी के लिए दी। ऐसे वीरों को मेरा प्रणाम।
इन प्रमुख वीर राजाओं में कुछ ने तो ज्ञान विज्ञान के महत्व को समझा और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत करने का भी कार्य किया, जिनमें से सवाई राजा जयसिंह का नाम सर्वप्रथम आता है। राजस्थान के इस वीर राजा ने अपनी बुद्धिमत्ता और कुशलता के दम पर भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया, जिन्होंने न सिर्फ अपनी प्रजा का ध्यान रखा बल्कि अपने समकालीन राजाओं के सामने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए यह बतलाया कि विज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं। तो आइए देखते हैं उनके द्वारा किए गए कुछ कार्य जिनसे उन्होंने अपना नाम इतिहास में अमर कर लिया। सज्जनगढ़ मानसून पैलेस राजस्थान के उदयपुर शहर में स्थित है। इस पैलेस को मानसून महल, सज्जनगढ़ का किला, मानसून का किला इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। 19वीं सदी में इस महल की स्थापना महाराजा सज्जन सिंह ने की थी। इस पैलेस को मानसून के प्रतीकों और उनके द्वारा की गई सूक्ष्म गतिविधियों की सटीक गणना करने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह पैलेस उदयपुर की सबसे ऊंची इमारत में से एक है। इसे अरावली पर्वतमाला की बंसदरा पहाड़ी पर स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 994 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी खूबसूरती और कार्य को देखकर ही तो इन्हें उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं। हालांकि सज्जनगढ़ मानसून महल की स्थापना महाराजा जयसिंह के द्वारा किया गया था, लेकिन उनके शासनकाल में इस महल का निर्माण संभव न हो पाया। इस महल को पूर्ण करने का श्रेय उनके पुत्र फतेह सिंह द्वारा किया गया। कौन थे महाराजा सज्जन सिंह? भारतवर्ष में ऐसे कम ही उदाहरण मिलते हैं जहां पर कोई भी राजा विज्ञान के प्रति अपनी रुचि को दिखाए। ज्यादातर राजाओं ने सिर्फ और सिर्फ युद्ध लड़ने और भूमि कब्जा करने में ही अपनी जिंदगी गंवा दी, लेकिन कुछ राजाओं ने विज्ञान के महत्व को समझा और उस पर पर्याप्त ध्यान दिया। उन्हीं में से एक थे महाराजा सज्जन सिंह। वह मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश से संबंधित थे। उनका जन्म 18 जुलाई 1859 को हुआ। उनके पिता का नाम महाराणा शंभू सिंह था। इन्होंने मात्र 10 वर्ष ही राज किया था। इनके बाद उदयपुर की गद्दी इनके पुत्र फतेह सिंह को मिली। राजस्थान के वीर राजाओं में से एक थे सवाई राजा जयसिंह। दोस्तों, इन्होंने भी विज्ञान के महत्व को समझा और न सिर्फ अपने राज्य में बल्कि अन्य राज्यों में भी बखूबी फैलाया। इसके लिए उन्होंने उत्तर भारत के 5 प्रमुख राज्य के राजाओं से मिलकर जंतर मंतर की स्थापना की और खगोलीय घटनाओं को समझने में काफी मदद की। महाराजा सज्जन सिंह जी का मूल उद्देश्य इस महल को बनाने का यह था कि यह मानसून की गतिविधियों को रिकॉर्ड करना और उनका मुआयना करके भविष्यवाणी करना, ताकि किसानों की फसलों को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे और उन्हें उनके फसलों के उचित दाम भी मिल सके। लेकिन उनकी यह योजना पूरी न हो पाई और बीच में ही 26 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। आज के समय में सज्जनगढ़ पैलेस भिखारी इलाज के रूप में उपयोग किया जा रहा है। यह एक 5 मंजिला भवन है जिसमें 3 मंजिलें नीचे की तरफ गई हुई है, वही 2 मंजिलें ऊपर की तरफ। ऐसा माना जाता है कि नीचे के यह मंजिलें गुप्त दरवाजे थे जो सुरंग का कार्य करते थे। इस पैलेस को बनाने में राजपूत शैली का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा इसकी स्तंभों पर संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। महल के बुर्ज, छतों और स्तंभों पर महीन कलाकारी की गई है। महल की दीवारें चूना पत्थर से निर्मित है। क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी होती है, इसी वजह से इस महल में पानी को इकट्ठा करने के लिए एक भूमिगत कुंड को स्थापित किया गया। इसी भूमिगत पानी का प्रयोग दिनचर्या के कार्यों में किया जाता था। इस पैलेस के चारों तरफ खूबसूरत गुंबद और फवारे इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। इसके खुलने का समय है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। यह महल सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। सज्जनगढ़ मानसून पैलेस का प्रयोग मानसून की गतिविधियों को ट्रैक करने के उद्देश्य से बनाया गया था। वर्ष 1983 में बनी जेम्स बॉन्ड की फिल्म ऑक्टोपसी के कुछ दृश्यों को शूट भी यहाँ किया गया है। सूर्यास्त के समय में यह महल सुनहरे नारंगी रंग की रोशनी में नहाया हुआ लगता है। वर्ष के जल को भूमिगत कुंड के माध्यम से इकट्ठा करने की तकनीक का इस्तेमाल बखूबी किया गया है। राजस्थान का प्रत्येक शहर आप में एक इतिहास रखता है। कारण है यहाँ के वीर राजपूत राजा। दोस्तों, आप इस राज्य के किसी भी हिस्से में जाओगे तो आपको कुछ न कुछ अद्भुत देखने को मिलेगा। भावी लंबाई का फायदा उठाते हुए और इस नाजुक पेड़ के एक नाजुक पत्ते को उन्होंने तोड़ लिया है। तो दोस्तों, मेरे पापा का कहना है कि ये जगह 175 रुपए के लिए वर्थ इट नहीं है। 155
लेकिन ब्लॉग तो बनाना ही है। तो दोस्तों, जब मैं राजस्थान आ रहा था तो मेरे दिमाग में था कि यहाँ रेगिस्तान होगा, लेकिन यहाँ पहाड़ है। और आप लोग उदयपुर जब आए तो रेगिस्तान सोचकर ना आए। यहाँ का मौसम दिल्ली नोएडा से भी अच्छा है, विश्वास करिए। मेरा बेहतरीन बारिश का नज़ारा, और यहाँ रेगिस्तान तो बिल्कुल ही नहीं है। कुछ भी है लेकिन रेगिस्तान नहीं है दोस्त यहाँ पर। तो दोस्तों, अगर आप सज्जनगढ़ फोर्ट आ रहे हो तो आप कोशिश करना कि प्राइवेट टैक्सी से आओ या फिर अपने प्राइवेट व्हीकल से आओ, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो लाइन लगना पड़ेगा और गाड़ी का वेट करना पड़ेगा, और बारिश में भीगना होगा जैसे हम लोग भीग रहे हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को देनी थी दोस्तों। प्राइवेट व्हीकल हमेशा इस्तेमाल करें। देख सकते हो दोस्तों, पब्लिक परेशान है और इंतज़ार कर रही है टैक्सी की, और टैक्सी का फ्लुएंसी बहुत कम है, धीरे धीरे आता है, आधा घंटा में एक। तो दोस्तों, हमें गाड़ी तो मिल गई वापस जाने के लिए, लेकिन मैनेजमेंट की बुरी तरह यहाँ कमी है। मेरी दरख्वास्त है राजस्थान सरकार से कि अगर आप लोग सरकार बचाना चाहते हो तो आम आदमी से वोट चाहते हो तो आम आदमी का सोचो, आम आदमी का, और आम आदमी के लिए थोड़ा सुविधा और बढ़ाओ, नहीं तो फिर 100% वोट तो ऐसे भी कभी नहीं गिरा इंडिया में, आगे भी शायद ना गिरे। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह की जानकारी देते रहूँगा। दोस्तों, पिछोला लेक के बारे में सुना है या फिर फतेह सागर? चलिए वहाँ पे चलते हैं। राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर के केंद्र में स्थित पिछोला झील एक कृत्रिम झील है। पिछोला झील उदयपुर शहर की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी झीलों में से एक है। पिछोला झील अपनी शांति और सुंदरता के कारण यहाँ आने वाले लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पहाड़ियों और ऐतिहासिक इमारतों, स्नान घाटों से घिरा यह स्थान शांति और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक बेहद खूबसूरत जगह है। अगर आप पिछोला झील घूमने जा रहे हैं तो नाव की यात्रा अवश्य करें, क्योंकि इस झील की यात्रा यहाँ नाव की सवारी के बिना अधूरी है। शाम के समय यहाँ बोटिंग करना बहुत खास साबित होता है, क्योंकि इस समय ऐसा लगता है मानो पूरी जगह सुनहरे रंग में डूबी हो। यहाँ का मनमोहक दृश्य आपको एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराता है और आपको आनंदित बना करता है। तो दोस्तों, जानते हैं इसका कुछ हिस्ट्री। पिछोला झील का निर्माण 1362 ईस्वी में महाराजा लाखा के शासनकाल के दौरान पीचू बंजारा द्वारा किया गया था, जिसकी लंबाई 3 मील, चौड़ाई 2 मील और गहराई 30 फीट है। बाद में इस झील के आकर्षण से मोहित होकर महाराणा उदय सिंह ने इस झील का विस्तार किया और इसके किनारों पर एक बांध भी बनाया। पिछोला शब्द का अर्थ है पिछवाड़े, और झील का नाम पास के एक गाँव पिछोली के नाम पर रखा गया था। महाराणा उदय सिंह इस झील की सुंदरता पर इतने मोहित थे, इसलिए उन्होंने पिछोला झील के किनारे उदयपुर शहर का निर्माण किया। झील के परिवेश में महल, संगमरमर के मंदिर, हवेलियां, मंच, स्नान घाट इत्यादि शामिल हैं, जो कई शताब्दियों पहले बनाए गए थे। इस झील के निकट कुछ प्रसिद्ध महल, जिनमें जग निवास, मोहन मंदिर और जग मंदिर महल है। जग निवास को एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया, जो जगदीप पर स्थित है। मोहन मंदिर झील के उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसे 1628 और 1652 के बीच जगत सिंह ने बनवाया था। यहाँ एक अर्शेविल द्वीप भी है, जो उदयपुर के महाराजा द्वारा सूर्यास्त का आनंद लेने के लिए बनाया गया था। झील के पक्षियों के लिए एक अभयारण्य भी है। यदि आप पिछोला झील घूमने आ रहे हैं तो पिछोला झील के साफ पानी में नाव की सवारी किए बिना आपकी यात्रा अधूरी रहेगी। यहाँ पानी के नाव में सवारी आपको एक यादगार अनुभव दे सकती है। आपको नाव की सवारी के लिए शुल्क देना होगा, जिसका टिकट आप सिटी पैलेस के प्राप्त कर सकते हैं। बोट राइड टिकट की कीमत वयस्कों के लिए 400 से 600 रुपये और बच्चों के लिए 200 रुपये है। यहाँ नाव में लगभग 8 सीटें हैं, जिसमें एक छतरी के साथ कवर किया गया है। नाव की सवारी रामेश्वर घाट से शुरू होती है और आपको सबसे पहले लेक पैलेस होटल ले जाती है। फिर यह जग मंदिर तक जाता है, जहां आप कुछ समय के लिए रुक सकते हैं और यहां के सुंदर दृश्यों को देख सकते हैं। नाव की सवारी के लिए सूर्यास्त का समय
सबसे महत्वपूर्ण और उत्तम है। पिछोला झील का टाइमिंग है दोस्तों सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। आप एक बात नोट करिए कि नाव की सवारी 10 बजे सुबह खुलती है और 5 ही बजे बंद हो जाती है। फतेह सागर झील राजस्थान के उदयपुर के जिले में स्थित एक झील है जिसका पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह द्वारा करवाया गया था। यह झील पिछोला झील से जुड़ी हुई है। फतेह सागर झील पर एक टापू है जिस पर नेहरू उद्यान विकसित किया गया है। साथ ही झील में एक और वेधशाला की भी स्थापना की गई है। फतेह सागर झील उदयपुर की 4 झीलों में से एक है और इसमें 3 छोटे द्वीप हैं। फतेह सागर एक सुंदर नाशपाती फल के आकार की कृत्रिम झील है। इस झील का निर्माण सन 1688 में उदयपुर के महाराणा जयसिंह ने कराया था। महाराणा फतेह सिंह ने 1888 में रानी विक्टोरिया के बेटे कनॉट के ड्यूक की यात्रा को चिन्हित करने के लिए देवली झील पर कनॉट बांध का निर्माण किया। बांध ने झील को बड़ा किया और बाद में इस झील का नाम बदलकर फतेह सागर झील कर दिया गया। काफ़ी बेहतरीन बोट राइड था। मेरा पहला जेट बोट एक्सपीरियंस था। इसके पहले मैंने जितने भी बोट पे बैठा है वो सारे नाव थे और यॉट थे, लेकिन ये पहला जेट बोट था और लगभग 5 मिनट का राइड था। ये पता नहीं चला कब ख़त्म हो गया, लेकिन अच्छा था। दोस्तों, घूमने फिरने और हिस्ट्री जानने में और जगह के बारे में ब्लॉग जानने में हम लोग तो भूल ही जाते हैं कि खाने पीने का भी जगह होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी भी शहर में जाते हो तो वहाँ का लोकल डिश ज़रूर खाएं और वहाँ के लोकल जगह पे ज़रूर खाएं। तो चलिए चलते हैं सुखाड़िया सर्किल, जहाँ पे हम लोगों ने एयरबीएनबी भी बुक किया था और काफ़ी बेहतरीन जगह है वो भी। और सस्ता तो नहीं बोलूँगा उससे, लेकिन टेस्टी था। तो वहाँ का भी आप लोगों को नज़ारा दिखाता हूँ। सुखाड़िया सर्किल, जो कि एक चौकोर आकार का सर्किल है, जो कि भारतीय राज्य राजस्थान के उदयपुर जिले का एक दर्शनीय स्थल है। इसका निर्माण 1964 में किया था और 1970 में आम जनता के लिए इसे खोल दिया गया था। इसका नाम राजस्थान के पूर्व में रह चुके मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों, जैसे सिटी पैलेस खूबसूरत है, उसी तरह एक बागोर की हवेली भी है। चलिए वहाँ का भी म्यूज़ियम देखते हैं और वहाँ का भी पैलेस देखते हैं। बागोर की हवेली गणगौर घाट मार्ग में स्थित है। बागोर की हवेली एक भव्य महल है जिसे 18वीं शताब्दी में पिछोला झील के तट पर मेवाड़ साम्राज्य के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा द्वारा बनाया गया था। 100 से अधिक कमरों से बनी हवेली, जो दर्पण और कांच के कमरों से विस्तृत है, जहां रानी का कमरा सबसे लोकप्रिय है, जिसमें 2 सुंदर कांच, मोर और दर्पण की मूर्तियां प्रदर्शित हैं। फिर से बहाल और पुनर्निर्मित हवेली को अंततः एक संग्रहालय में बदल दिया गया, जो न केवल नियमित पर्यटकों बल्कि इतिहास प्रेमियों और संस्कृति खोजकर्ताओं के लिए प्रमुख स्थल बना हुआ है। इसके अलावा हवेली का मुख्य आकर्षण लोकप्रिय धरोहर डांस शो है, जो हर शाम यहां आयोजित होता है और राजस्थान की संस्कृति और लोक परंपरा को दर्शाता है। सन 1751 से 1778 के बीच मेवाड़ साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले श्री अमरचंद बड़वा ने बागोर की हवेली का निर्माण करवाया था। अमरचंद बड़वा की मृत्यु के बाद हवेली मेवाड़ शाही परिवार के कब्जे में आ गई और तत्कालीन महाराणा के रिश्तेदार नाथ सिंह का निवास बन गया। 1878 में बागोर के महाराजा शक्ति सिंह ने
ट्रिपल धनुषाकार प्रवेश द्वार का निर्माण करके हवेली का विस्तार किया और तब से इसे बागोर की हवेली के रूप में जाना जाता है। सन 1947 तक हवेली मेवाड़ राज्य के कब्जे में रही। भारत की स्वतंत्रता के बाद हवेली का उपयोग राजस्थान सरकार ने आवासीय सरकारी कर्मचारियों के लिए किया था। हवेली लगभग 40 वर्षों तक उपेक्षित रही और बाद में 1986 में सरकार ने अंततः पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र को बहाली का काम सौंपने का फैसला किया। मेवाड़ की अभिजात संस्कृति को दर्शाते हुए बागोर की हवेली में विशाल प्रांगणों, बालकनियां, झरोकों, सजावटी मेहराबों, कपोलों और एक फव्वारे का अद्भुत संगम है। लगभग 138 कमरों के साथ हवेली के अंदरूनी हिस्से और दीवारों को आकर्षक कांच के काम और भित्ति चित्रों के साथ खूबसूरती से सजाया गया है और वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर ने उसी पुरानी स्थापत्य शैली में शाही लुक को बरकरार रखते हुए हवेली को संग्रहालय में बदल दिया। अपने पुराने आकर्षण को बनाए रखने के लिए कई शाही परिवार के सदस्यों से सलाह ली गई और हवेली को स्थानीय और पारंपरिक कौशल का उपयोग करके पुनर्निर्मित किया गया। बागोर की हवेली में धरोहर नृत्य शो एक रंगीन और जीवंत शो है जो राजस्थानी लोक कथाओं की परंपरा और संस्कृति को रोचक तरीके से प्रदर्शित करता है। पारंपरिक राजस्थान पोशाक पहने राजस्थानी महिला द्वारा दिए गए संक्षिप्त परिचय के साथ धरोहर नृत्य शो बहुत अच्छी तरह से आयोजित किया जाता है जो पर्यटकों के लिए डांस शो, संगीत और अच्छा माहौल प्रस्तुत करता है, जहां आप शानदार शाम के समय खुले आसमान के नीचे बैठकर यहां के शानदार कार्यक्रम, यहां की संस्कृति के सुंदर नज़ारों को अनुभव कर सकते हैं। बागोर की हवेली के अंदर स्थापित प्राचीन संग्रहालय को 4 खंडों में विभाजित किया गया है जो सभी सार्वजनिक यात्राओं और पर्यटकों के घूमने के लिए खुले हुए हैं। कठपुतली संग्रहालय बागोर की हवेली में एक पूरा खंड कठपुतलियों के प्रदर्शन के लिए समर्पित किया गया है जो राजस्थान की संस्कृति और परंपरा का उदाहरण है। प्रवेश द्वार कई लघु कठपुतलियों और अन्य हाथ से बनी सजावटी वस्तुओं को प्रदर्शित करता है। कमरे के अंदर राजा और रानी और मंत्रियों की कठपुतलियां के साथ एक कोर्ट रूम का विस्तृत प्रदर्शन किया गया है और आपको बता दें कि पर्यटक यहां से कठपुतलियों को मामूली कीमतों पर भी खरीद सकते हैं। हवेली संग्रहालय मूल रूप पर्यटकों के लिए पूरी हवेली का एक दौरा है, जहां पर्यटक इस दौरे में महिलाओं के निजी कक्ष, मेहमानों के कमरे, बिस्तर, कमरे, मनोरंजन कक्ष, लॉबी और छत घूम सकते हैं। छत काफी संख्या में झीलों के ढेरों और भव्य दृश्यों के साथ आसपास के शहर का अवलोकन प्रदान करती है। दीवारें प्राचीन चित्रों और भित्ति चित्रों और शाही युग के दृश्यों को चित्रित करती है। राजाओं और रानी के स्वामित्व, पहने या उपयोग किए जाने वाले सभी उत्पाद, हथियार, ज्वेलरी, बॉक्स, हुक्का आदि हवेली में मौजूद है। इसके अलावा संग्रह में एक पगड़ी धारा संग्रहालय की पगड़ी धारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्यों से लाई गई पगड़ियों का विस्तृत संग्रह प्रदर्शित करते हैं। शादी की धारा यह कठपुतलियों और गुड़ियों के माध्यम से एक भारतीय शादी के चरणों को प्रदर्शित करता है। मुहूर्तम के चरण से लेकर पेरेश और विदाई तक इससे पारंपरिक भारतीय हिंदू विवाह से सभी चरणों को दृश्य दिया गया है। बागोर की हवेली पर्यटकों के घूमने के लिए सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुली रहती है। आपको बता दें कि बागोर की हवेली की पूर्ण यात्रा के लिए 1-2 घंटे का समय अवश्य निकालें। दोस्तों, जो जगह आप मेरे पीछे देख रहे हो, अगर आप बॉलीवुड वाले हो तो ये जगह शायद आपको याद होगी। ये वही जगह है जहाँ रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण कौन सी मूवी की शूटिंग किए थे? कौन सी मूवी?
ये जवानी है दीवानी। धन्यवाद दोस्तों। हालांकि मैंने गूगल नहीं किया है, लेकिन लोकलाइट्स बोल रहे थे कि ये वही जगह है, तो मैं आपको दिखा दिया। धन्यवाद। और एकलिंग महादेव जो कि यहाँ के सल्तनत के राजा कहलाते थे। दरअसल हमारे महाराणा प्रताप का कहना था कि वो दीवान है, वो राजा नहीं है। राजा उन्होंने एकलिंग जी को माना था, और हमारे राजा या देव या महादेव या असल सत्य जो बोली है वो महादेव एकलिंग ही है। एकलिंग राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित एक मंदिर परिसर है। यह स्थान उदयपुर से लगभग 18 किलोमीटर उत्तर में 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है। वैसे उक्त स्थान का नाम कैलाशपुरी है, परंतु यहाँ एकलिंग का भव्य मंदिर होने के कारण इसको एकलिंग जी के नाम से पुकारा जाने लगा। भगवान शिव श्री एकलिंग महादेव रूप में मेवाड़ राज्य के महाराणाओं तथा अन्य राजपूतों कुल देवता है। भगवान शिव श्री एकलिंग महादेव रूप में मेवाड़ राज्य के महाराणाओं तथा अन्य राजपूतों के कुल देवता है। मान्यता है कि यहाँ के मेवाड़ राजा तो उनके प्रतिनिधि मात्र रूप से शासन किया करते थे। इसी कारण उदयपुर के महाराणाओं ने अपने आप को दीवान कहा। महाराणा प्रताप भी अपने आप को दीवान कहते थे और उन्होंने राजा एकलिंग जी को माना। यह राजा किसी भी युद्ध पर जाने से पहले एकलिंग जी की पूजा अर्चना कर उसे आशीष अवश्य लिया करते थे। यहाँ के महाराणा प्रताप के जीवन में अनेक विपत्तियां आई, किंतु उन्होंने उन विपत्तियों का डटकर सामना किया। किंतु जब एक बार उनका साहस टूटने को हुआ था, तब उन्होंने अकबर के दरबार में उपस्थित रहकर भी अपने गौरव की रक्षा करने वाले बीकानेर के राजा पृथ्वीराज को उद्योधन और पिरोचित प्रेरणा से सराबोर पत्र का उत्तर दिया है। इस उत्तर में कुछ विशेष वाक्यांश के शब्द आज भी याद किए जाते हैं। तुरुक कहासी मुख पताओ तन सु इकलिंग उगय जाही उगसी प्राची बीच पतंग। एकलिंग का भव्य मंदिर चारों ओर ऊंचे परकटों से घिरा हुआ है। इस परिसर में कुल 108 मंदिर हैं। मुख्य मंदिर में एकलिंग शिव की 4 सिरों वाली 50 फीट की मूर्ति स्थापित है। 4 चेहरों के साथ महादेव चौमुखी या भगवान शिव की प्रतिमा के चारों दिशाओं में देखती है। वे विष्णु, सूर्य, रुद्र और ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जगदीश मंदिर भारत में आस्था से जुड़े कई ऐसे पावन धाम हैं जो अपने भीतर तमाम तरह के रहस्य को समेटे हुए हैं। नित्य नए चमत्कार से भरा एक ऐसा मंदिर राजस्थान के उदयपुर शहर में भी स्थित है, जिसे लोग सपनों का मंदिर भी कहते हैं। मान्यता है कि जगत के पालनहार माने जाने वाले भगवान श्री विष्णु के दर्शन मात्र से लोगों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। बेजोड़ वास्तुकला शैली का उदाहरण माने जाने वाले इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इससे बनने में 25 साल लग गए थे। आइए राजस्थान के इस प्रसिद्ध मंदिर, धार्मिक महत्व और इतिहास के बारे में विस्तार से जानते हैं। जगदीश मंदिर का सपने से क्या संबंध है? राजस्थान के इस प्रसिद्ध विष्णु मंदिर के बारे में मान्यता है कि कभी भगवान श्री विष्णु ने यहाँ के राजा जगत सिंह प्रथम को सपने में दर्शन देकर एक भव्य मंदिर बनाने का आदेश दिया था। मान्यता है कि स्वप्न में भगवान श्री विष्णु ने राजा से कहा कि अब वे यहीं पर आकर निवास करेंगे। इसके बाद उदयपुर के महाराणा जगत सिंह प्रथम ने भगवान श्री विष्णु के इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बनाने में कुल 25 साल लग गए। यह 1652 से जाकर पूरा हुआ। बेजोड़ है जगदीश मंदिर की वास्तुकला। उदयपुर के जिस मंदिर में स्वयं जगदीश निवास करते हैं वह नगर शैली में बना हुआ है। लगभग 125 फीट ऊंचाई पर बने इस मंदिर का शिखर भी 89 फीट ऊंचा है। मंदिर में भगवान श्री विष्णु की बहुत खूबसूरत काले रंग की प्रतिमा है। भगवान जगदीश के इस मंदिर की शानदार नक्काशी और उसके भीतर काले पत्थरों से बनी भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा का दर्शन करने वाला व्यक्ति खुद को धन्य मानता है। उदयपुर जगदीश मंदिर से जुड़े इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि कभी मुगल बादशाह औरंगजेब ने यहाँ पर हमला किया था, जिससे इसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे बाद में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा सही करवाया गया। उदयपुर के सबसे बड़े मंदिर के बारे में लोगों की मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्त की श्री
विष्णु भगवान श्री विष्णु पलक झपकते सभी तन और मन की पीड़ा दूर कर देते हैं। मान्यता है कि मंदिर में आने वाले हर शख्स का सपना अवश्य पूरा होता है। तो दोस्तों, ये थी उदयपुर की हिस्ट्री। और चलिए अब आपको दिखाते हैं जिस चीज़ के लिए हम लोग उदयपुर आए थे उसका वीडियो। दरअसल मेरे भैया भाभी का एनिवर्सरी है आज, और पीछे आप लोग देख सकते हो एनिवर्सरी का काफ़ी अच्छा सजा हुआ है। मैंने नहीं किया ये सरप्राइज़ उन्होंने खुद किया है। धन्यवाद, मैं बस एंजॉय कर रहा हूँ। Happy anniversary both of you. 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 केक लगा दो भैया, भाभी के मुंह पे केक लगा दो। नहीं लगाएंगे। उदयपुर का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग आगे के ब्लॉग में। पता नहीं अगले ब्लॉग में कहाँ जाऊँगा, लेकिन जहाँ भी जाऊँगा आप लोगों को उससे पहले अपडेट कर दूँगा। देख सकते हो मेरे पीछे काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है। मैं इस रेस्टोरेंट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आप लोग आना चाहते हो और इन्जॉय करना चाहते हो यहाँ का लेक व्यू विद कैंडल लाइट डिनर अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड के साथ या माता पिता के साथ, जैसे मैं आता हूँ माता पिता के साथ, तो आ सकते हो आप लोग। चलो धन्यवाद दोस्तों, मिलूँगा अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।